हेलो दोस्तों। तो यार इस वीडियो में हम लोग रीट का मैथ्स का पेपर सोल्व करने वाले हैं लेवल 2 का। ये पेपर है 2011 लेवल 2 का मैथ्स का पेपर है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें है कि ये दे रखी है हमें 2 की स्क्वायर फिर इसकी स्क्वायर फिर इसकी स्क्वायर, और ये दे रखी 2 की स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर है 2 की स्क्वायर, और फिर ये नेक्स्ट टर्म दे रखी है। हमें इसको सरल करके लिखना है। तो यहाँ से हम एक चीज देखेंगे, अगर हमारे पास a की पावर n और m की पावर n हो तो पहले हम m की पावर n को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो है आएगा उसको a के साथ पावर में लेके सोल्व करेंगे। या फिर ऐसे हो a की पावर n और इसकी होल पावर अगर n हो तब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर n इंटू n में। अब इसको सोल्व करते हैं पहले वाले को। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये पहले टर्म को सोल्व करेंगे 2 की स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2 की स्क्वायर से 4। अब ये हो गया 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 16। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गई कि 2 की पावर 16 होगी। फिर दूसरी टर्म को अगर देखते हैं तो ये देखो 2 की स्क्वायर है जो कि 4 हो जाएगा, और फिर बाहर भी 2 की स्क्वायर है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 4 की पावर 4। फिर इसको देखते हैं। अब यहाँ देखो पहले ये सोल्व करेंगे ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 2 की स्क्वायर जो कि 4 होगी, और फिर 2 की पावर में कितना आएगा 2 की पावर में 4 आएगा और बाहर है 2। तो 2 की पावर 4 अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 की स्क्वायर। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है जो कि ए है। फर्स्ट टर्म तो 2 की पावर 16 होगी, नेक्स्ट टर्म होगी 2 की पावर 4 और उससे अगली होगी 2 16 की स्क्वायर। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखो फैक्टर्स का है, फैक्टर बनाने इसके एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के। अब देखो इसको लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसको बाहर लिख देते हैं माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको देखो, ये x माइनस वाई की होल स्क्वायर नहीं है क्या? अगर x माइनस वाई की स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है a माइनस बी की स्क्वायर क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ हो गया जेड स्क्वायर। अब इसको पूरे को एक बार मैं a मान लूं और इसको जो है b मान लूं, तो मेरे पास ये हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और a माइनस बी हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड। तो ये दो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो जैसे इसमें है कि x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमें सर्व समीका है ये बताना है। तो देखो आइडेंटिटी अगर होगी तो दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस जो है बराबर होंगे। जो भी एलएचएस होगा वो आरएचएस के बराबर होगा। तो इधर 0 है तो इधर भी 0 होगा, और ये 0 कब होगा जब ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा और सी भी 0 होगा। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा कि आइडेंटिटी तभी होगी जब ये एलएचएस और आरएचएस जो है बराबर होंगे। फिर इसमें नेक्स्ट था ये कि एक भिन्न जिसका अंश हर से 2 कम है। तो मैंने मान लिया अंश जो है वो x है, ये न्यूमरेटर जो है वो x माइनस 2 हो जाएगा, और हर कितना हो जाएगा वो x। अगर हर x है तो अंश कितना हो जाएगा x माइनस 2, जिसका अंश हर से 2 कम है। ठीक है, ये हो गया। यदि इसके अंश में से 2 घटा दिया जाए, जैसे ये ऊपर वाला है तो इसमें से 2 घटा देंगे और हर में जो है 2 जोड़ दें तो x प्लस 2 हो जाएगा, तब ये क्या भिन्न हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/3। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा 3x माइनस ये 2 और 2 मिलके हो जाएंगे माइनस का 4, और 4 को 3 से करेंगे तो माइनस का 12, और यहाँ बराबर में ये वाली टर्म इधर जाएगी x प्लस 2, तो ये हो जाएगी x प्लस 2। अब इस x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 12 और 2 14। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 7 निकल के आ गई। अब इसमें पुट कर दो, भिन्न क्या थी जो थी x माइनस 2 अपॉन एक्स, ये तो थी शुरुआत में जो थी। तो यहाँ पुट करेंगे तो 5 और नीचे आ जाएगा 7, तो 5/7 जो है उसकी वैल्यू होगी प्रारंभिक वैल्यू। फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है ये वाला कि x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को अगर x माइनस वाई से हम भाग दें
तो भागफल और शेषफल हमें बताना है कितना होगा। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर। तो अब इसको खोल के लिखेंगे पूरे को ब्रैकेट को, तो इसको ये वही हो गया अगर एक्स स्क्वायर को ए मान लें और वाई स्क्वायर को बी मान लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक फैक्टर ये हो जाएगा और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब फिर इसको फर्दर इसको वापस ओपन करके लिखेंगे, ये तो एज इट इज होगा, लेकिन ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई और यहां से हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब देखो इसमें भाग देते हैं, इसमें हमें भाग देना है एक्स माइनस वाई का, ये दे रखा एक्स माइनस वाई का, अगर इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो रिमाइंडर हमें पता चल गया कि जीरो होगा। शेषफल तो बचने वाला नहीं है, वो जीरो होगा। भागफल बचेगा ये वाला आपके पास भागफल बच जाएगा। तो ऐसा किसमें दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा ये एक्स की क्यूब, फिर एक्स को वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस इसको करेंगे वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब। तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो वो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, रिमाइंडर जो है वो जीरो है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो गया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, हमें दे रखा है कि अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन जो है, यहां से देख लेते हैं कि मध्य तथा गुणोत्तर मध्य बराबर है। अब दो नंबर है ए और बी, अब इनका जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी बटे 2, और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हो जाएगा अंडर रूट ए बी। दोनों को बराबर कर दो, दोनों को अगर बराबर करेंगे तो ये होगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 रूट ए बी। अब इन दोनों तरफ मैं कर दूंगा स्क्वायर, तो यहाँ आएगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2 की स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा ए बी। अब इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ हो गए 4ab, 4ab इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और इधर हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इस तरफ आ गया तो माइनस का 2ab 2ab उसमें से कम हो जाएगा। तो अब इसको कैसे क्या लिखेंगे, अब ये हो गया ना a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर हो गया। अब कोई भी स्क्वायर जीरो कब होगी, अब ये स्क्वायर है जीरो कब होगी, जब a इक्वल्स टू बी होगा, ए इक्वल टू बी होगा तो ये भी जीरो हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन के बराबर है तो ए इक्वल टू बी होना जरूरी है। फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो 48,000 रुपए हैं, 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से ली जाए। अब देखो 6 महीने के हिसाब से ले रहा है दर, मतलब ये, और ये जो 10% दर हमें दे रखी है ये है पूरे साल की, तो पूरे साल की दर को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि साल में कितने 6 महीने होंगे 2, 12 महीने में 6 महीने 2 बार आएंगे ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 5% की दर से हम रुपए जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे। ये देखो 48,000 रुपए है, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का, क्योंकि 6-6 महीने करके 1.5 साल में 3 बार आ जाएंगे। तो 5% अगर ब्याज लगेगा तो देखो 5% कितना होगा इसका 48,000 का, 10% एक यहाँ पे बिंदी लगा दो 4800 हो गए, 5% निकालना है तो 4800 का आधा 2400, तो 2400 तो हर साल ही देना है। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे ब्याज लगेगा, पहले साल में तो लगेगा नहीं, ये लगेगा दूसरे साल से। तो इसका देखो यहाँ पे इसका 5% कितना होगा, इसका 10% होगा 240, तो 120 इसका 5% हो जाएगा। फिर यहाँ ब्याज पे ब्याज आगे लगेगा तो इस टर्म का लिखेंगे पहले तो 120 रुपए, फिर इस पे भी तो लगेगा पहले वाले साल के पे, तो इसका 120 रुपए, फिर इस 120 पे भी लगेगा और इसका 5% कितना होगा, ये 12 और इसके हो जाएगी 6 रुपए। अब इसको नेट जोड़ दो, देखो 2400 2400 और 2400 3 बार है तो ये तो हो गया 7200, ये हो गया 7200 और 12 120 जो है 120 की 3 बार है तो 12 3 36, तो 360 और ये 6 अलग है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7566 रुपए। बी ऑप्शन जो है उसका आंसर हो जाएगा। देखो इससे सिंपल तरीका नहीं है इसका कोई भी। देखो 6 महीने थी तो हमें पता चल गया 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 3 बार आएंगे, तो 3 साल का हम कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे। जैसे पहले साल तो ब्याज पे ब्याज लगेगा नहीं, क्योंकि दूसरे साल से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर ही होते हैं,
तो फिर इस पे दूसरे साल से ब्याज लगना स्टार्ट होगा, फिर इस पे भी लगेगा, फिर इस पे भी लगेगा। तो इसको नेट पूछा है, जोड़ देंगे उसको, तो ऐसे ऑप्शन आएगा बी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें दिया गया है ये, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है, 100 रुपए को वस्तु है, उसको 10% बढ़ाकर अंकित करता है, 110 अंकित कर दे, मान लेते ये 100 रुपए की वस्तु थी, उसने इसको 110 रुपए अंकित कर दिए, वह उस वस्तु को 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है। ध्यान रखना 10% कमीशन इस पे दे रहा है वो 110 पे। अब 110 का अगर 10% निकालोगे तो 11 रुपए होंगे। अब 110 में से 11 घटा दो तो 99, इतने की वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है उसको, उस वस्तु को कितने में बेची, तो इतने की बेच रहा है वो 99 रुपए में। तो ये पूछा है हमसे कितने की बेच रहा है, तो 99 रुपए आंसर आ जाएगा। 100 रुपए की वो लाया था, वस्तु का वास्तविक मूल्य 100 रुपए था, उसने 10% की वृद्धि कर दी, 100 का 10% कितना होता है 10, तो हमने 10 जोड़ दिया, 110 हो गया। अब ये बोला कि उस वस्तु में 10% कमीशन मिलेगा इस पे, एमआरपी पे, क्योंकि ये हो गया उसका अंकित मूल्य, तो इस पे कमीशन मिलेगा 10%, तो 110 का 10% हो जाएगा 11 रुपए, तो यहाँ से आ जाएगा 99। फिर हमारे पास है ये नेक्स्ट, देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यदि राशियां ए बी सी समानुपाती हैं तो ये सही है क्या। अब देखो समानुपाती हैं, जैसे ए बी सी डी कब होंगी समानुपाती, ए अपॉन बी इजक्वल टू सी अपॉन डी। तो यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर और उधर, ये ए इंटू डी इजक्वल टू सी इंटू बी, मतलब कि पहला तो सही है। फिर दिया होगा ए बी सी डी समानुपाती हैं तो ए सी बराबर बी डी होगा क्या। अब देखो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी था, तो ए सी बराबर बी डी कैसे होगा, ये तो कोई संबंध ही नहीं है। फिर हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि समानुपात ए रेशियो बी का व्युत्क्रम उल्टा, मतलब कि ए रेशियो बी है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बी अपॉन ए, ये भी सही है। फिर है कि ये राशियां ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमें पता है गुणोत्तर श्रेणी में अगर ए बी सी राशियां हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। तो ये जो है इसका ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा। हमसे यही पूछा है कि इनकरेक्ट मतलब कि गलत कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर इसमें नेक्स्ट था ये, देखो किसी संस्था के में सदस्यों की संख्या जो है वो 2500 है, ठीक है। यदि वह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में जो है 10% की कमी हो जाती है, तो हमें बताना है कि फाइनल कितनी वृद्धि या कमी हुई। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सक्सेसिव वाला जो है मेथड है, जैसे 10% की वृद्धि हुई फिर 10% की कमी, और नेट जो है वो ये जाएगा, ये वही है ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100, वो ब्याज में लगाते हैं ना सक्सेसिव वाला मेथड। जैसे ये तो कट जाएगा और यहाँ जाएगा माइनस का 1, मतलब 1%, तो 25 होगा, 1% होगा 25, तो 25 सदस्यों की क्या हो जाएगी कमी। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप वैसे भी निकाल सकते हो, पहले बढ़ा दो 25 होगा 10%, तो 25 होगा 10% हो जाएगा 250, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 में हम 250 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 5 7 और ये उतना। फिर ये बोल रहा है कि 10% की कमी होगी। अब 2750 का 10% कितना होगा 275, तो अगर 275 इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास जो है वो आएगा 475 आंसर आ जाएगा। तो देखो 2500 में से जो है ये 2475 घटा देंगे तो 25 आ गया ना, मतलब कि नेट जो है 25 की कमी होगी, 25 सदस्यों की। फिर हम देखते हैं ये वाला कि दो बिंदुओं ए तथा बी जिनके बीच की दूरी जो है हमें दे रखी है 50 मीटर, ये मान लेते हैं दो बिंदु है, ये ए है और ये बी है। दो कारें हैं एक्स वाई चलती हैं, एक्स की गति जो है यहां मान लेते हैं एक्स कार है, इसकी गति है 10 मीटर पर सेकेंड, ये 50 मीटर की डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच। और ये वाई कार है, इसकी गति कितनी दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूछा है कि ए से चलकर बी तक पहुंचने में लगने वाला समय क्रम से कितना होगा। ए से चलकर बी तक पहुंचने वाला समय, ये शायद इधर ही है ये कार भी, वाई भी यहाँ है, तो इसकी गति है 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये दोनों कार इस तरफ जाएंगी। अब देखो इसको 50 मीटर की दूरी तय करनी है, 10 मीटर की स्पीड है। डिस्टेंस क्या फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना टाइम, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 50 और पहले वाली एक्स की स्पीड कितनी है 10, तो एक्स को जो टाइम लगेगा वो लगेंगे 5 सेकेंड, और वाई को जो टाइम लगेगा 50 में से 25 को भाग देंगे
तो ये आ जाएगा 2, तो इसको लगेगा 2 सेकेंड। तो कौन सा आ गया, 5 और 2, ये रहा। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ यार। फिर इसमें नेक्स्ट था कि 13,260 रुपए हैं, उनको राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें, यदि राम को 11 रुपए मिले तो श्याम को जो है 15 रुपए मिलने चाहिए। मतलब ये रेशो दे दिया, ये देखो राम और ये हो गया श्याम। अगर इसको 11 रुपए मिल रहे हैं तो इसको मिलने चाहिए 15, मतलब 11:15 में डिवाइड करना है। टोटल रुपए जितने हैं 13,260, तो हम देख लेते हैं ये टोटल कितना हो गया। ये 15 और 11 हो गया 26। तो अगर 13,260 में 26 का भाग दें और इसको 11 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि राम को कितना रुपया मिल रहा है। यहां से देखो 13 से काट देते हैं एक बार, 13 से 2 बार जाएगा, यहाँ 1 और 13 दूनी 26, यहाँ आ गया 1020 और ये फिर कट गया तो 510। 510 को अगर 11 से करेंगे तो 0, 11 का 1, 55 और ये होगा 56। तो राम को मिलेंगे 5610 रुपए। किसमें, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। और उसके ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे, 7350, क्योंकि इसमें से 13,260 में से हम ये 5610 रुपए घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा 12 में से 6 और ये 7। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसका मतलब यही था कि इस रेशियो में बांटना है बस। अगर राम को 11 रुपए दे रहे हैं तो उसको 15, मतलब कि 11:15 में बांटना है इन रुपए को। फिर ये नेक्स्ट हमें दे रखा था, देखो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें दे रखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। देखो ट्राइंगल ये हो गया, कोई भी मीडियन होगी, ये मीडियन होती है ये जो इसको और इसको बराबर भागों में बांटे। ये ABC कोई भी ट्राइंगल है, तो यहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों का, जहां पे मिल रही है, ये यहाँ से होगी मीडियन। तो ये जो पॉइंट है ये तो होगा सेंट्रोइड। क्या बोला, केंद्रक। हाँ, तो पहला पॉइंट हमें पता है कि सही हो गया। दूसरा दे रखा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है और यहाँ ये 90 डिग्री पे और ये इधर है, ये इधर भी 90 डिग्री पे। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर ऑपोजिट साइड, ऑर्थो सेंटर होगा। बिल्कुल सही है। देखो अगर यहाँ से कोई लाइन बनाएंगे हम तो वो क्या होगा, यहाँ ऑर्थो सेंटर होगा जहां ये कट करेंगे। अगर वो लाइन यहाँ पे 90 डिग्री पे आ रही है इस रेखा पे, तो ये जो पॉइंट होगा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इस लाइन का और इस लाइन का, तो वो हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। फिर इसमें नेक्स्ट आएगी ऑल द 3 बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टेड एट वन पॉइंट। देखो ऑल द 3 बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, जैसे ये है, इसकी 3 बाइसेक्टर हैं, ये रही और ये रही और ये रही। ये एंगल इसको बराबर बराबर भागों में ये बांट रही है, तीनों एंगलों को। ये यहाँ पे पॉइंट पे कट करेंगी। तो इसमें बोला इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट पे कर रही है ना यहाँ पे कट, इसलिए ये भी सही हो गया। अब इसने बोला है कि मीडियन ऑफ ए साइड ऑफ ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट साइड। अब देखो जरूरी नहीं है मीडियन जो है वो परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करे, मीडियन होती है ये, इसको बराबर इसको बराबर। अब ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे ऐसे कट करे, मतलब कि ये 90 डिग्री का ही कोण बनाए। अब मान लो ट्राइंगल ऐसे हो, ये इधर ऐसे हो गया, तो इस रेखा पे जो मीडियन आएगी वो यहाँ कहीं आएगी। अब ये 90 डिग्री कोण नहीं होगा क्योंकि ये और ये बराबर होता है मीडियन में, तो ये गलत हो गया। फिर हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, तो डी ऑप्शन जो है ना इसका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें हमारे पास नेक्स्ट है ये कि इफ ईच एंगल जो है, ये देखते हैं किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है तो उस चतुर्भुज को क्या बोलते हैं। तो उस चतुर्भुज को जो है वो उत्तल बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। कोई भी हो सकता है, वो स्क्वायर मान लो या रेक्टेंगल मान लो, ये होते हैं कॉन्वेक्स। अगर इसका एक भी कोण, ध्यान रखना, एक भी कोण थीटा बराबर, अगर एक भी कोण 180 डिग्री से बड़ा है तो उसको बोलेंगे कॉनकेव। उस चतुर्भुज को क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। जैसे ये है, ये एक चतुर्भुज हो गया। अब ये कोण तो 180 से कम है लेकिन ये वाला 180 से बड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट है ये, इसमें हम बताना है अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं। अब देखा, एक अल्टरनेट एंगल्स तो ये वाले हो जाएंगे, एक तो ये है और एक ये 4 और 5। ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं दे रखा हमें। और ये क्या हो जाएंगे, ये वाला, ये 1 और ये 8,
तो ये यहाँ दे रखा 1 और 8 और 2 और 7 हो जाएंगे, ये 2 और इस तरफ ये हो गया 7। देखो एक तो ये हो जाएगा 4 और 5 और एक ये 3 और 6, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो हम फिर इसको लेंगे एक्सटीरियर जो अल्टरनेट है ना, बाहर वाला 1 और ये 8 और इधर 2 का और ये 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए। फिर इसमें नेक्स्ट है ये हमारे पास, ये हम देखते हैं हमें अल्फा की वैल्यू। देखो ये एक थ्योरम होती है, इसका आधा हो जाता है अल्फा, अल्फा हो जाता है 60/2, 30 डिग्री। इसका आंसर तो हो जाएगा ये। अब ये आया कैसे, देखो यहाँ एक लाइन खींच देंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अभी बराबर नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ये एक लाइन खींच दी, ये 1 मान लेता हूं मैं, ये 2 और ये मान लेता हूं मैं 3, ये वाला 3 है। अब देखो इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, इस वाले को, ये 4 मान लिया, ये 5 मान लिया और ये मान लिया मैं 6। अब हम देखते हैं कि जैसे पहले ये ट्राइंगल है DAO, अब इसमें मुझे पता है कि एंगल ए। अब देखो ये जो साइड है ये वो है, रेडियस है इस सर्किल की, और ये साइड भी रेडियस है। अब ये वो ट्राइंगल हो गया ना जिसकी 2 साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो हमें पता चल गया कि एंगल ए और एंगल 2 जो है वो बराबर होंगे। अब ऐसे ही इसमें एंगल 4 जो है वो बराबर होगा एंगल 5 के, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो फिर हम इसको निकालेंगे, देखो ऐसे हम अगर इसको ऐड कर दें, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ये एंगल 3 है, ये हमारे पास हो जाएगा 180। और फिर हम अगर इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 4। क्योंकि ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 1 और 2 बराबर इसलिए डबल कर दिया उसका, और उधर भी जो है 4 और 5 बराबर है, और यहाँ हो जाएगा एंगल 6। और ये जो है क्योंकि ट्राइंगल के जो अंदर के कोणों का सम क्या होता है 180 होता है। तो अब इन दोनों को अगर बराबर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा ये, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे जोड़ देंगे एक बार, तो ये ट्वाइस कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे है था एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 4, और यहाँ हो जाएगा प्लस का एंगल 3 और प्लस का एंगल 6, और यहाँ हो गया 360। क्योंकि ये देखो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास ये आ गया। फिर हम यहाँ से देखेंगे ये 2 और ये जो है एक बार वैसे लिख लेता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4, और यहाँ हमारे पास आ गया 360 में से कौन सा घटाना है, देखो 3 और 6, 3 माइनस 6। अब यहाँ से बताओ देखो क्या हो गया, एंगल 3 ये है, एंगल 6 ये है, घटेगा तो 60 ही तो बचेगा, घट जाएगा तो 60 ही तो बचेगा। तो हमारे पास आ गया ना एंगल 1 प्लस एंगल 4, क्योंकि 360 तो टोटल ही है ये पूरा गोला। ऐसे यहाँ से देख लेते हैं, देखो पूरा गोला 360 है। हमें ये पता चल गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल घटा देंगे तो 60 बचेगा, तो यहाँ आ गया 60। अब हम पास आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हो गया 30 डिग्री, और यही तो वैल्यू है इसकी। देखो 1 इतना सा था, 4 इतना है, और टोटल कितना हो गया 1 प्लस 4 ये वाला, और 1 प्लस 4 की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, ये खाली समझाने के लिए बताया मैंने। डायरेक्ट याद रख लेना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जो यहाँ दो एंगल दिया हुआ है ना उसका आधा होगा ये 60 है, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री ऐसे। फिर देखो इसमें नेक्स्ट था ये जो हमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज KLZU UZ हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और जो XU है ये पूरी ये जो हाइट यहाँ से ले लेते हैं, देखो हाइट, ये हाइट होगी इसकी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो जब भी पैरेललोग्राम ऐसा हो जो भी समांतर चतुर्भुज है उसका एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस ये हो गया, हाइट होगी ये, तो 5 इंटू 4 तो ये जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया हो जाएगा। ध्यान रखना ये देखो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर भी दे रखा है, लेकिन सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में, इसलिए जल्दी जल्दी में हम लोग ये टिक कर देते हैं, पर ये नहीं होगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर होगा। फिर हमें दे रहा है ये किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ABC हो, हीरो का सूत्र बताइए। हेरोन फॉर्मूला देखा होगा, तो ये होता है सबको पता है हेरोन फॉर्मूला √S × S - A एरिया का जो क्षेत्रफल होता है।
फिर जो है नेक्स्ट देखो कि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का जो आधार है, आधार एवं क्षेत्रफल जो है समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 है तो समांतर जो चतुर्भुज है, हमें पता है समांतर चतुर्भुज ये होगा। अब इसका एरिया क्या होगा, देखो हाइट और बेस हमें दे रखा है इसका 28। अगर हमें इसकी हाइट पता चल जाए, हाइट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्षेत्रफल समान है त्रिभुज का और जो समांतर जो ये चतुर्भुज है इसका, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का पहले। त्रिभुज की साइड दे रखी है, देखो पिछले क्वेश्चन आया था हीरोन फॉर्मूला का, उससे निकालेंगे। अभी यहाँ से होगा देखो 26 और 28 और ये हो गया 30। देखो 30 और 28 में ऐड करेंगे ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40, 50, 58 हो गया। 58, 58 और ये 20 हो गया, 78, 78 तो 6, 84। तो 84/2 ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 4 और 2 42। एस की वैल्यू 42 आ गई। हीरोन्स फॉर्मूला में इसको रख देंगे, यहाँ आ जाएगा एस इंटू एस माइनस 1। 42 में से ये घटाएंगे 30 तो यहाँ आ जाएगा 12, और 42 में से घटाएंगे ये 28 तो यहाँ पे आ गया 14, और फिर इसमें 42 में से घटाएंगे 26 तो यहाँ आ जाएगा 16। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये अंडर रूट, मैंने इसको लिख दिया, मुझे पता है कि 14 इंटू 3 होता है 42, तो इसको 14 यहाँ से निकाल लिया और 3 इसका अलग लिख दिया। 12 को लिख दिया 3 इंटू 4, और ये 14 है इसको लिख दिया एज इट इज 14। 16 है, 16 को लिख दिया 4 इंटू 4। अब ध्यान रखना इसमें, जैसे 14 हमारे पास दो हो गए, ये रहा और ये रहा, तो एक 14 बाहर निकाल लिया, फिर इंटू 3 भी दो हो गए, ये भी बाहर निकाल लिया, एक 3 बाहर आ गया। 4 जो है वो 3 है, 2 4 से जो है एक 4 बन गया तो ये बाहर आ गया, फिर इस 4 से इस 4 का रूट करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये हो गया उसका एरिया, ये एरिया हो गया ट्राइंगल का, और एरिया जो है बराबर है ट्राइंगल का और इस समचतुर्भुज का। अब समचतुर्भुज का एरिया मुझे पता है क्या होता है, बी इंटू एच। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इससे 28 से, तो मेरे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। देखो 14 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, और इसको अगर डिवाइड कर दूंगा 28 से तो ये कट जाएगा इससे 2 बार, उस 2 से 2, और ये आ जाएगा 12। तो मुझे पता चल गया हाइट कितनी है, 12। ये पूछी हमसे हाइट 12 सेंटीमीटर। ऐसे करना है मतलब। फिर जो है ये दे दिया हमें एक बुक है सॉलिड फिगर, उसको क्या बोलेंगे, बुक किस शेप की होती है, बुक होती है ऐसे, बुक होती है क्यूबॉइड शेप में, ये हो गया ना क्यूबॉइड, इस टाइप की होती है ना बुक, घना क्यूबॉइड शेप में तो होती है बुक। फिर इसमें नेक्स्ट है ये, राम एक ठोस घन बनाता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके लिए 5 सेमी भुजा वाले कितने घनों के टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम वॉल्यूम पे फोकस करेंगे। तो घन जो होता है ना उसकी वॉल्यूम क्या होती है, जैसे ए साइड का कोई घन है उसकी वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब। तो जैसे ये हो गया 15 इंटू 15 इंटू 15, और इसको अगर डिवाइड कर दें छोटे छोटे घनों की जो वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाली है, तो एक घन की वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमें पता चल जाएगा कितने घन यूज हुए उसमें। तो ये कटेगा 3 बार, इससे भी कटेगा 3 बार, उससे भी कटेगा 3 बार, यहाँ आ जाएगा 27। तो 27 घनों की जरूरत पड़ेगी 5 सेंटीमीटर वाले, जिनसे हम एक बड़ा घन बनाएंगे जिसकी भुजा होगी 15 सेंटीमीटर। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो ये कि एक समकोणीय वृत्तीय बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये बेलन है जिसकी रेडियस है r। अब देखो पहले हमसे पूछा है आयतन क्या होगा, तो आयतन हो जाएगा ऊपर वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट से, h इसकी हाइट है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, आयतन तो हो जाएगा ये। अब हमें निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ऊपर वाली जो परिधि होगी ना वो हो जाएगी 2 पाई आर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एच से, तो हमारे पास वक्र पृष्ठ है ये, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पूरे का इसका, तो यहां से हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो ये एरिया हो गया, ये हो गया वक्र पृष्ठ, ऐसा है इसमें 2 पाई आर स्क्वायर एच और
2πRH। पहले वॉल्यूम बताना बाद में। फिर ये क्वेश्चन दिया है कि पाई का मान नीचे दिया हुआ है, ठीक है। दशमलव के बाद सबसे ज्यादा और सबसे कम बार आने वाला अंक कौन सा है? तो देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा है, यहाँ पे देखते हैं। एक यहाँ पे 2 बार आ गया, फिर एक नहीं है। सबसे ज्यादा बार देखो 5, 3 देखो, फिर 3 यहाँ आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, और फिर 4 बार आ गया। 3 सबसे ज्यादा बार आ गया, 4 बार 3 आ गया, और कोई संख्या नहीं है जो इससे ज्यादा बार आई है। और फिर इसमें बोलना है कि सबसे कम बार आने वाला। तो सबसे कम बार देखते हैं, देखो 0 एक ही बार आया है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तो खाली देखना है बस, और कुछ नहीं है। फिर हमें दे रखा है ये कि आंकड़ों को लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने के लिए एक विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार x हो, तो जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हो तथा दो जो आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वो देखो बार ग्राफ होता है, वो ऐसा होता है, ये है। अब एक तो मैंने यहां बना दिया, एक ये यहां बन गया। कोई भी डेटा मान लो, कोई भी डेटा हम लोग मान सकते हैं। जैसे ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू है, ये रेड है, और ये वॉयलेट है। ये यहाँ मान लेते हैं ये 100 लोगों को पसंद है, ये यहाँ मान लेते हैं कि 150 को पसंद है, और ये यहाँ मान लिया अपन ने 60, मान लो 60 लोगों को पसंद है, और ये यहाँ मान लेते हैं 40 लोगों को पसंद है। तो इस टाइप से जो डेटा दिया होता है उसे बोलते हैं बार ग्राफ। ध्यान रखना, एक डेटा ऐसे भी आता है, जैसे यहाँ दे दिया, फिर इसके पास में, लेकिन इसमें बोला है देखो आयतों के बीच छोड़ा गया स्थान जो है बराबर है। जैसे ये वाला जो गैप है ना, ये बराबर है, तो इसको बोलेंगे बार ग्राफ। एक में जो है स्थान नहीं आता, इसमें बिल्कुल जगह नहीं आती, बीच में ऐसे आता है इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को हिंदी में बोलते हैं ये आयत चित्र हिस्टोग्राम। तो ये वाला हिस्टोग्राम है, लेकिन हमसे पूछा ये वाला बार ग्राफ हो जाएगा। फिर इसमें देखो नेक्स्ट ये वाला है कि यदि वाई एक्स पर ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किए जाएं आंकड़े, ये वाले जो आंकड़े दे रखे हैं वाई एक्स पे प्रदर्शित करने हैं, तो इकाई को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त माप कितना होगा? देखो ये है 1.5 लाख, ये 2.1 लाख, ये 2.7 और 3.3। हम देख लेंगे इनका एलसीएम क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? वही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे क्योंकि छोटी छोटी संख्या वही होगी जिसके द्वारा हम इनको समान रूप से जो है प्रदर्शित कर सकेंगे। तो अब देखो HCF, तुम हम यहाँ देखते हैं कि 30,000 एक ऐसी संख्या है जिसका सब में भाग जा रहा है, 1.5 में भी जा रहा है, 2.1 में भी जा रहा है, 2.7 ये जो है ये लाख में है संख्या, तो इसमें भी जाएगा, और 3.3 में भी जाएगा। लेकिन 50,000 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। 40 का भी नहीं जाएगा, 60 का भी नहीं जाएगा, 60 का 1-2 में चला जाएगा, बाकी इसमें 30,000 जो है एक मिनिमम छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जिसका सब में भाग जा रहा है। तो इसकी 30,000 से हम जो है इसको दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, शायद लास्ट ही है, हाँ। फिर इसमें हम लोग देखते हैं ये, इसमें पूछा है कि निम्न वर्ग में विभिन्न मदों पर किया जाने वाला व्यय खर्च दे रखा है अवरोही क्रम। अवरोही होता है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम। तो सबसे ज्यादा क्या है? खाद्य पदार्थ। हम देखते हैं यहाँ पे खाना दे रखा है, और यहाँ पे भी दे रखा है, 2 ऑप्शन हो गए। फिर देखते हैं 75% मकान किराया, तो मकान यहाँ पे भी है, मकान किराया यहाँ पे भी है। फिर देखते हैं हम ये कपड़े, तो यहाँ शिक्षा दे दिया, गलत हो गया, यहाँ दे रखा कपड़े, फिर बचत और फिर शिक्षा। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इतना सिंपल पेपर आया था, ये लेवल 2 पेपर है 2011 का।